ऑडिट एंड ऑडिटर पार्ट 2 की बातें करें। दो ही सेक्शंस बचे हुए हैं, सेक्शन 141 एंड 143। सेक्शन 141 के अंदर 4 सब सेक्शंस हैं। 141 में 4 सब सेक्शन हैं। सब सेक्शन 1, 2, 3, 4। सब सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन। उस पे बेस्ट आपसे क्वेश्चन बना सकता है डिस्क्वालिफिकेशन पे। तो सबसे पहले इसने कहा सेक्शन 141 के सब सेक्शन 1 में कि क्वालिफिकेशन क्या है, कौन है जो ऑडिटर हो सकता है। तो आपने कहा कि कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल या फर्म हो सकता है ऑडिटर। तो बोल रहे इंडिविजुअल जो हो सकता है ऑडिटर, वो उसको डिफाइन किया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के सेक्शन 2 के अंदर कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब जिसके पास भी सीए हो प्लस सीओपी, जो सीए हो और जिसके पास भी सीओपी हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसको बोलते हैं ऑडिटर। अब सवाल है कि ये तो सबको मिल गया है ना। तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई ऑडिटर कौन, तो बोला कि ऑडिटर कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या फर्म हो सकता है। इंडिविजुअल जिसके पास सीए प्लस सीओपी हो और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट के 1949 में सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है। तो बोला क्या डिफाइन किया गया है, बोल रहा है वो जो सीए का फाइनल एग्जामिनेशन पास करता है और जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वही ऑडिटर हो सकता है। दूसरा इसने कहा कि और कौन हो सकता है, बोल रहा है फर्म हो सकता है। बोल रहा है फर्म मतलब, तो फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी, इंडियन एलएलपी भी ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। मेजॉरिटी पार्टनर सीए प्लस सीओपी वाले होने चाहिए। मेजॉरिटी पार्टनर क्या होने चाहिए, सीए प्लस सीओपी होने वाले होने चाहिए। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो क्वालिफाइड पार्टनर है वही केवल पार्टनर्स के बिहाफ में साइन कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। जैसे एक सीए को इन्होंने देखो इतने लोगों से बोला है कि ये सीए इतने लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकता है, एक सीए दूसरे सीए के साथ, सीएमए के साथ, सीएस के साथ, एडवोकेट के साथ, एक्चुरी के साथ, इंजीनियर के साथ, आर्किटेक्ट के साथ और एमबीए के साथ कर सकता है पार्टनरशिप। लेकिन मान लो एक सीए फर्म है जिसमें टोटल 10 पार्टनर हैं, तो उस 10 पार्टनर में मेजॉरिटी मतलब आउट ऑफ 10 6 पार्टनर सीए प्लस सीओपी होने हो चाहिए और उसी में से कोई एक ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर पाएगा। ये बात ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी पार्टनर सीए प्लस सीओपी होने चाहिए और जो क्वालिफाइड पार्टनर है वही एक्ट और साइन करता है ऑन दी बिहाफ, मतलब ऑडिट रिपोर्ट पे साइन वही करता है जो, मान लो इनमें आपने एक पार्टनरशिप बनाया है, आप 10 पार्टनर हैं, इसमें 3 आप सीए हैं और ये सब लोग हैं, तो बोल रहा है ऐसा फॉर्म नहीं, अगर मल्टी डिसिप्लिनरी भी है तो मेजॉरिटी सीए प्लस सीओपी होने चाहिए। मान लो इसमें से जो इंजीनियर है वो बोल रहा है कि मैं ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दूं क्या, तो बोल रहा है नहीं, केवल क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है। तो ये था क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में 2 बातें, पहला इंडिविजुअल या फर्म हो सकता है, फर्म में पार्टनरशिप भी हो सकता है, इंडियन एलएलपी भी हो सकता है। आप मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म बनाना चाहें बनाइए, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी पार्टनर सीए प्लस सीओपी होने चाहिए और उनमें जो क्वालिफाइड पार्टनर वही ऑडिट रिपोर्ट पे अपना साइन कर सकता है। अब यहाँ पे दूसरी बात इसने कही दूसरी तरफ कि सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3 क्या बोलता है, सेक्शन 141 का सब सेक्शन 3 बोलता है डिस्क्वालिफिकेशन। कौन है जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, कौन है जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, कौन है जो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वालिफिकेशन में क्या बोला इसने, क्वालिफिकेशन में कोई इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म या इंडियन एलएलपी हो सकता है ऑडिटर, वहां से कुछ क्वेश्चन पूछने का नहीं है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा व्हाट आर द डिस्क्वालिफिकेशन।
तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 तो तुमको याद रखना है। अगर आपको क्लॉजेस याद रह गए एग्जामिनेशन में तो ठीक, नहीं है तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 याद रह गए कुछ क्लॉजेस तो ठीक, नहीं याद रहे तो गलत नहीं लिखना। तो सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 फॉर डिस्क्वालिफिकेशन याद रखना है। बोलो डिस्क्वालिफिकेशन का सेक्शन, सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3, उसके अंदर ये बहुत सारे क्लॉजेस हैं। अभी आपके बुक में इन्होंने क्या किया है कि डी, अभी जो मैंने आपको जो दिया है इसमें, उसमें डी का मैंने 1 2 3 कर दिया है। आपके मॉड्यूल में जो आपको मिला है एक पुराना अटेम्प्ट, उसमें उन्होंने इसको डी को ई एफ जी ऐसे करके बना दिया है। तो इसलिए, और जब आंसर्स आईसीआई में दिए हुए हैं तो वहां पे 141 का सबसेक्शन 3 का डी के अंदर बोल रहे हैं ये सारी बातें। तो वहां पे खुद उन्होंने कंट्रोवर्सी रखी है, पूरा मॉड्यूल के अंदर कुछ आंसर में कुछ। हम कंट्रोवर्सी में जाएंगे ही नहीं, हम सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 बोलेंगे, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। ठीक है, तो आइए, सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन है कि कौन नहीं हो सकता है ऑडिटर अपॉइंट। पहला पॉइंट है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट को क्यों मना किया? क्योंकि फिर वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे ना। कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन, उसका ऑडिटर भी आर्टिफिशियल पर्सन, तो रिस्पॉन्सिबल कौन अगर कल कुछ गलत होता है तो। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ऑडिटर को क्वालिफिकेशन में इसने बोला कि या तो वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो। फर्म होगा तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स है उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपको पता है। एक भी कुछ भी गलत करेगा सारे को भरना पड़ेगा, कोई भी एक भी गलत किया तो भरेंगे सारे के सारे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। तो इसने कहा कि या तो तुम इंडिविजुअल हो तो ऑडिट करो, और फर्म हो तो कर सकते हो, पार्टनरशिप फर्म हो तो। इंडियन एलएलपी को भी इसलिए इन्होंने रिस्पॉन्सिबल बनाया क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी एलएलपी का नॉलेज होगा तो आपको ये बात पता है कि ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस ऑफ एलएलपी। पता है आपको एलएलपी में लीगल कंप्लायंस देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो इंडियन एलएलपी को बना लो, इवन दो कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फिक्स कर पा रहे हैं ना कि भाई ये डेजिग्नेटेड पार्टनर यही जिम्मेवार है अगर गलत ऑडिट रिपोर्ट गया है तो। इसलिए इन्होंने कहा कि पहला क्वालिफिकेशन क्यों था, क्यों इंडिविजुअल फर्म को अपॉइंट किया, और डिस्क्वालिफिकेशन में क्यों बॉडी कॉर्पोरेट को डिस्क्वालीफाई किया? क्योंकि कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा, और कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उसका ऑडिटर भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? तो पहला डिस्क्वालिफिकेशन, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन उसका उस बॉडी कॉर्पोरेट का एक एक्सेप्शन है, कौन? इंडियन एलएलपी। क्योंकि तुमने अभी क्वालिफिकेशन में बोला ना कि भाई इंडियन एलएलपी जो है वो अपॉइंट हो सकता है ऑडिटर। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन, ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ कंपनी। मान लो तुम जिस कंपनी में ऑफिसर हो या एम्प्लॉई हो, उस कंपनी के तुम ऑडिटर नहीं हो सकते हो। बात ठीक है, बात ठीक है, क्योंकि तुम आपने ऑडिटर्स के बहुत सारे क्वालिफिकेशन, वो इंटीग्रिटी, वो ऑब्जेक्टिविटी, वो इंडिपेंडेंस, वो ऑनेस्टी, वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इस टाइप का कुछ पढ़ा होगा ना आपने कि ऑडिटर्स के इतने सारे गुण है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो उसी में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि भाई आप इंडिपेंडेंट रह ही नहीं पाओगे। मान लो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का हम तो अच्छा ही, मतलब हम अगर हम खुद ही भी तो मिले हुए होंगे, हम ऑफिसर एम्प्लॉय होंगे तो हम भी वहां पे काम करते हैं, तो अब हम कैसे बोलेंगे कि एज पर माय ओपिनियन क्या हो रहा है नहीं हो रहा है? तो हम कभी भी जजमेंट कर ही नहीं पाएंगे ना उस कंपनी के साथ। तो इसलिए बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप किसी कंपनी में ऑफिसर हैं, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, तो यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। तो अब इसने कहा ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब क्या होता है? ऑफिसर का मतलब डायरेक्टर होता है, ऑफिसर का मतलब केएमपी होता है, ऑफिसर का मतलब प्रोमोटर होता है। केएमपी के 6 मतलब होते हैं। केएमपी का मतलब सीईओ होता है, तो सीएफओ होता है, सीएस होता है, डब्ल्यूटीडी होता है, एमडी होता है, मैनेजर होता है। मतलब ये सब लोग डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर आप किसी कंपनी में ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं तो आप क्या हैं? डिस्क्वालिफाइड। WTD मतलब होल टाइम डायरेक्टर, MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये सब कंपनी सेक्रेटरी, सबको क्या किया आपने? डिस्क्वालीफाई। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन,
पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय, ऊपर में जो ऑफिसर एम्प्लॉय थे अगर आप उनके पार्टनर या एम्प्लॉय भी हैं तो आप भी क्या हो जाइएगा, डिस्क्वालीफाई। आगे डी, डी के अंदर तीन बातें, एक बार आप खुद रीड करो, एक बार हम समझाएंगे। डी के अंदर तीन बातें, एक बार तुम खुद पढ़ो। पहला डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव किसी कंपनी में, किस कंपनी में, तो 5 कंपनी में, किसी कंपनी में या उसके एसोसिएट में या उसके सब्सिडियरी में या उसकी होल्डिंग में या उसके फेलो सब्सिडियरी में, अगर कोई व्यक्ति या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव शेयर होल्ड करता है, सिक्योरिटी होल्ड करता है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो सिक्योरिटी और शेयर कैपिटल नहीं है तो इंटरेस्ट, तो अगर कोई व्यक्ति या उसका पार्टनर या रिलेटिव इंटरेस्ट या सिक्योरिटी होल्ड करे किसी कंपनी में या उसके एसोसिएट में या सब्सिडरी में या होल्डिंग में या फेलो सब्सिडरी में, फेलो सब्सिडरी मतलब एक होल्डिंग है उसकी 2-3 सब्सिडरी है तो ये आपस में क्या कहलाती हैं, फेलो सब्सिडरी, आपस में सिस्टर कंसर्न कहलाती हैं, लेकिन उस होल्डिंग के लिए क्या है ये सब, तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बोल रहे कि कितना सिक्योरिटी, बोल रहे एक भी, अगर पर्सन की बात हो रही है तो एक भी, एक एग्जम्पशन दिया गया, एग्जम्पशन किसको है, रिलेटिव्स को। रिलेटिव्स कितने फेस वैल्यू तक का शेयर होल्ड कर सकते हैं, 1 लाख। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें, मान लो हम किसी कंपनी में एक भी शेयर होल्ड किए तो डिस्क्वालीफाई, मेरा पार्टनर एक भी शेयर होल्ड किया तो डिस्क्वालीफाई। ये एग्जम्पशन तुमने किसको दिया है, रिलेटिव को, और वो रिलेटिव वही कंपनीज एक्ट वाला जो रिलेटिव है, माँ बाप, भाई बहन, ब्रदर सिस्टर और सन डाउटर, उनके स्पाउस और अपना स्पाउस, इतने लोग सब रिलेटिव्स थे। तो बोल रहा है कि अगर रिलेटिव को एक एग्जम्पशन 1 लाख तक रिलेटिव होल्ड कर सकता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाता था पुराना पहले कि मार्केट वैल्यू दिया रहता है, बुक वैल्यू, मार्केट, आपको देखना है फेस वैल्यू क्या दे रहा है। अप टू 1 लाख का फेस वैल्यू होल्ड कर सकता है कौन, रिलेटिव। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू होल्ड किया रिलेटिव तो कितने दिन का समय है कि उसको सुधार जाए, वो 60 डेज। 60 दिन में भी नहीं सुधरा तो 61st डे से आपको, जैसे मान लो तुम्हारा भाई है, उसको पता चला कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है रिलायंस का ऑडिट, अब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला अच्छा रिलायंस का रहा, कल 2 लाख का शेयर खरीद रहे हैं, रुको हम रिलायंस में, खरीद लिया। अब तुम बोले भाई 1 लाख तक का ही करना था, उसने कहा नहीं हम तो कुछ हो जाए, हम तो नहीं शेयर छोड़ेंगे। तो या तो रिलेटिव को बोलो शेयर छोड़े, नहीं तो तुम रिलेटिव छोड़ो, या तो रिलेटिव छोड़ो, एफिडेविट बनवा, बोले भाई इस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, और नहीं तो फिर भूल जाओ रिलायंस। अगर वो नहीं छोड़ा 60 दिन तक तो 61वें दिन आपको वैकेंट करना पड़ जाएगा अपना ऑफिस। तो क्या बोला, बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन, ध्यान से देखिए डी के अंदर तीनों पॉइंट यही तीनों लोगों के बारे में है, कोई पर्सन या पार्टनर या रिलेटिव, पहले केस में अगर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है किसी कंपनी में या उसके एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग या फेलो सब्सिडरी में तो डिस्क्वालिफिकेशन। फिर आपने कहा कि एक एग्जम्पशन है, रिलेटिव को कितने का एग्जम्पशन दे रहे हैं, 1 लाख फेस वैल्यू का, और उसको करेक्टिव एक्शन लेने के लिए कितना समय दे रहे हैं, 60 दिन। लेकिन अगर 61वें दिन तक नहीं रेक्टिफाई किया तो भाई आपको ऑफिस वैकेट करना। अब बाकी देखो, अगर आपने, आपके पार्टनर रिलेटिव ने कंपनी से लोन लिया है, कितने से ज्यादा का, किन कंपनी से, वही सब, तो भी आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। आगे बढ़िए, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या रिलेटिव गारंटी दिए इस बार गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड किए हैं कितने से ज्यादा, मतलब हम किसी दूसरे के लिए 1 लाख से ज्यादा का गारंटी दे, 1 लाख से, मतलब 1 लाख से ज्यादा का गारंटी देके डिस्क्वालीफाई, मतलब 5 लाख तक ये गारंटी, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से कम तक की हम गारंटी दे सकते हैं,
लेकिन अगर हम लोन 5 लाख से ज्यादा का दिए होंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। याद रखना ये अमाउंट लोन दिए हैं, अगर आप या लिए हैं कंपनी से, लोन इंडेटेड है मतलब लिए हैं कंपनी से, कितने से ज्यादा का लोन लिया, 5 लाख से ज्यादा, तो डिस्क्वालीफाई। कि गारंटी दिए हैं या सिक्योरिटी प्रोवाइड किए किसी और के बदले 1 लाख से ज्यादा, तो भी डिस्क्वालीफाई। मतलब आप लोन 5 से ज्यादा में, लेकिन यहाँ सिक्योरिटी तो 1 से ज्यादा में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। याद हो गया अभी तक 4 बातें डिस्क्वालिफिकेशन? बोलो। पहला बॉडी कॉर्पोरेट, उसका एक एक्सेप्शन है। दूसरा ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी डिस्क्वालीफाई। तीसरा पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय। चौथा अगर कोई पर्सन या पार्टनर या रिलेटिव किसी कंपनी में या उसकी होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, कैश, याद रखेंगे CASH, कैश। कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडियरी, होल्डिंग, फेलो सब्सिडरी में अगर सिक्योरिटी क्या करते हैं, सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करते हैं तो डिस्क्वालीफाई। एक एग्जम्पशन है, कितने तक का फेस वैल्यू, ठीक है, और कितने दिन का टाइम देंगे अगर 1 लाख से ज्यादा, 61वें दिन ऑफिस खाली करना। अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या रिलेटिव किसी कंपनी में, कंपनी फिर से वही कैश प्लस फेलो सब्सिडरी, कैश मतलब लोन लिया है कितने से ज्यादा, गारंटी दिया है कितने से ज्यादा, तो क्या कर दिया जाएगा, यही था डी। तो डी के अंदर ABCD ना 1 2 3 ना लिख के 143 का सबसेक्शन 3 का क्लॉज डी लिख के आप लिख सकते हैं। आगे बढ़े, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। ई पॉइंट पढ़ के मुझे बताएं क्या समझे। अगर कोई पर्सन मतलब इंडिविजुअल या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैश या फेलो में बिजनेस रिलेशनशिप में है, बिजनेस मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो भी वो उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स में है, आर्म्स लेंथ प्राइस पे, मतलब अगर हम विस्तारा में यात्रा करते हैं तो मुझसे टाटा उतना ही चार्ज करता है जितना तुमसे करता है, तो ये तो आर्म लेंथ प्राइस है और ये तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ फिर तो क्या हम टाटा की किसी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। अगर ऑर्डिनरी कोर्स है और आर्म लेंथ प्राइस है तो क्या दिक्कत है? वैसे तो भाई हम लोग सुबह से शाम तक हर कंपनी का ही, तो हम किसी कंपनी का ऑडिटर ही नहीं अपॉइंट हो सकते हैं। पेप्सोडेंट डिस्क्वालीफाई, एयरटेल डिस्क्वालीफाई, वोडाफोन डिस्क्वालीफाई, आप नमक, टाटा नमक डिस्क्वालीफाई, तब तो हो गया। तो बोल रहा है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर ऑर्डिनरी कोर्स में है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर ऑर्डिनरी कोर्स में है और आर्म लेंथ प्राइस पे है तो लॉ को कहीं दिक्कत नहीं है। और दूसरा, आप कोई ऐसा सर्विस दे रहे हैं जो परमिटेड सर्विस है, जैसे हमारा GST कंसल्टेंसी, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी हमारा परमिटेड सर्विस है, तो अगर हम वो दे रहे हैं तो हम ऑडिटर हो सकते हैं, क्योंकि ये परमिटेड सर्विस है जो हम दे सकते हैं। प्रोहिबिटेड होता तब तो समस्या थी। समस्या कब है? जब वो सर्विस प्रोहिबिटेड हो। अगर सर्विस परमिटेड हो तो क्या दिक्कत है? फिर से पढ़िए ई पॉइंट को। समरी नोट्स कैसा है बताना, समरी नोट्स कैसा है ऑडिट चैप्टर का? बेहतरीन है कि नहीं समरी नोट्स? तुमको लगता है कि तुम इसे अच्छा बना सकते हो तो बना लो, अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं तो इससे अच्छा बना सकता तो बना लो। और नहीं तो अब लास्ट ऑप्शन यही है कि इसको पढ़ना है, करना है वाली बात है। ABCD अब ई तक याद हो गया क्या? बोलो पहला, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। दूसरा, तीसरा पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय। चौथा
चौथा में तीन चीजें हैं। अगर 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 कोई पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव, तीनों एक साथ कॉमन बोल देता है। अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव किसी कंपनी मतलब कैश प्लस फेलो सक्सेस। कैश मतलब पहला सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है। एक एग्जाम्पशन, कितना फेस वैल्यू, अगर 1 लाख से ज्यादा का कर रहे हैं तो कितना दिन दोगे कि सुधर जाओ, और नहीं तो 61वें दिन। फिर अगर आप ये लोग इन कंपनियों में लोन ले रहे हैं और लोन का अमाउंट, सिक्योरिटी दे रहे हैं उसका अमाउंट, तो क्या हो जाएंगे? ई पॉइंट। अगर कोई पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी कंपनी में, वही पांच में क्या है? बिजनेस रिलेशन है। बिजनेस रिलेशन मतलब कमर्शियल ट्रांजैक्शन, तो डिस्क्वालीफाई। लेकिन दो एक्सेप्शन, ऑर्डिनरी कोर्स में आर्म्स लेंथ प्राइस पे तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर मेदांता हॉस्पिटल तुमको भी उतने में इलाज कर रहा है जितना मेरा में, जितना मुझे एयरलाइंस दे रहा है उतने में तुम्हारा, टूथपेस्ट में मुझे जितने में मिलता है उतने में, हम टाटा के होटल से उतने में खाते हैं जितने में तुम, तो आर्म लेंथ प्राइस है, तो हम कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे? हमको कुछ बेनिफिट दे रहे होगे तब तो बोलो भाई तो बेनिफिटेड आदमी है तो इंडिपेंडेंस दिखला नहीं पाएगा। यहाँ तो तुम ऑर्डिनरी कोर्स में जो सबके साथ कर रहे हो तो फिर क्यों नहीं? और दूसरा, अगर परमिटेड सर्विस दे रहे हैं तो भी हम डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। ई एफ ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, ट्रिकी है। डिस्क्वालिफिकेशन तभी है, ध्यान से देखना, जब तुम्हारा रिलेटिव किसी कंपनी में डायरेक्टर या केएमपी है तो डिस्क्वालिफिकेशन है। इसमें एक क्वेश्चन बनाया था कि मिस्टर ए ऑडिटर हैं और उनकी वाइफ किसी कंपनी में इंप्लॉई कैपेसिटी में स्टोर कीपर का काम करती है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई है? क्यों नहीं? इंप्लॉई नहीं देखना, क्या देखना है? डायरेक्टर या रिलेटिव है तो क्या होना चाहिए? केएमपी या डायरेक्टर। आप खुद इंप्लॉई हैं तो डिस्क्वालीफाई, आपका रिलेटिव इंप्लॉई है तो आप डिस्क्वालीफाई। रिलेटिव क्या है तो केवल डिस्क्वालीफाई होंगे, डायरेक्टर है या केएमपी है। रिलेटिव क्या है? डायरेक्टर है या केएमपी है। बात ठीक है? आगे बढ़ेंगे। ए भाई, कहीं फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो ऑडिट कैसे करोगे? सुबह 9 बजे पहुंचते हो तो बॉस खड़ा रहता डंडा लेके, 9:10, वहां पे उधर बोल रहे हैं कि 8 बज गया अभी। अच्छा, तुमने देखा होगा एम्प्लॉयर का थोड़ा सा वैसा होता है। एम्प्लॉयर का है कि तुम काम ही क्या करते हो, निकम्मे ही हो, दिन भर आके तो तुम ऐसे बैठे ही रहते हो, फालतू का कुर्सी तोड़ते रहते हो, सबको कुर्सी चाहिए इधर। और तुमने जैसे ही कहा सर छुट्टी पे हैं हम 16 से, तो काम कैसे होगा? तो अभी तक तो तुम ही बोल रहे थे कि हम किसी काम के नहीं है, तो अगर हम किसी काम के नहीं है तो हम 4 दिन नहीं भी रहे तो उसे क्या तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन डूब थोड़ी जाएगा? हा? तो मतलब काम नहीं कर रहे, डांटना, सैलरी के लिए बात बोल दो भाई, सैलरी बढ़ाना है तो अब देखो काम क्या करते हो तुम। और जैसे तुम बोलो छुट्टी, काम होगा कैसे? भाई कंट्रोवर्सी कम से कम थोड़ा तो आपस में खुद ही के वर्ड में होना चाहिए ना। खुद ही कंट्रोवर्सी करते हो भाई, पल पल बदल रहे हो तुम, ऐसा थोड़ी काम होगा। चलो, तो क्या बोला इसने? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है भाई कहीं एल्सवेयर, तो भी आप ऑडिटर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आगे, एक सीए मैक्सिमम कितना कंपनी ऑडिट कर सकता है? नहीं, देखो कंपनी ऑडिट लिमिट वाले हैं, ये 20 कंपनी लिमिट वाले हैं, मतलब ये पब्लिक कंपनी की बात हो रही है। उसके अलावा ओपीसी है, स्मॉल है, डोरमेंट है, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, या ब्रांच ऑडिट है, फॉरेन कंपनी का ऑडिट है, तो तुम जितना मन उतना करो। ये लिमिट केवल हम लगाते हैं उन कंपनियों के लिए जो पब्लिक कंपनी है, उनके लिए लिमिट है, नहीं तो बाकी तो तुम जितना मन उतना करते। ए भाई, एक आदमी का कैपेसिटी है ना, तुम इतना कंपनी ऑडिट करवा रहे हो हमसे, फिर उतना 20 टैक्स ऑडिट करवा रहे हो हमसे, उसके अलावा जीएसटी कंसल्टेंसी करवा रहे हो उससे, तुम हमसे ऑडिट ये
इनकम टैक्स कंसल्टेंसी करवा रहे हो, कहीं कहीं तुम अकाउंटिंग भी करवाते हो यार हमसे, तो क्या क्या काम करेंगे हम। तो इसीलिए आप देखते हैं कि सीए को लास्ट में अपना प्रोफाइल डिसाइड करना पड़ता है कि मैं क्या काम क्या करूंगा। और नहीं तो सबसे बढ़िया पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई काम मत कीजिए सीए का, अपना बिजनेस कीजिए और बोलिए कि जब तुमको दिमाग दे सकते हैं तो अपने लिए तो है ही मेरे पास, सबसे अच्छा काम तो वही है बोलो। तो मैडम उसके लिए पढ़ना क्या जरूरी है, तो हम अभी भी शुरू कर सकते हैं, पापा का भी फॉर्चूने का दुकान है। नहीं नहीं, उसके लिए थोड़ा पढ़ लीजिए। मतलब आपको कोई ये नहीं ना बोल पाएगा कि पूरा शिमला मुझे सलाम करता है लेकिन पीठ पीछे मुझे अंगूठा छाप बोलता है, ये तो नहीं बोल पाएगा। याद है तुमको वो 3 इडियट्स कि पूरा पूरा हिमाचल मुझे सलाम करता है लेकिन जैसे ही पीठ पीछे मुझे अंगूठा छाप बोलता है, मेरे बेटे की डिग्री इधर दिखनी चाहिए। तो डिग्री दिखनी चाहिए, अपना रेस्टोरेंट खोलो, अपनी डिग्री दिखो। सामने वाला आया बोला कि देखेगा 1 मिनट, साला सीए का है ये रेस्टोरेंट, कम बोले, नहीं तो बाकी जो है उसको बाकी सब आता है एक्ट। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा कंपनी रहे तो हमको जीएसटी कम आता होगा, ऐसा थोड़ी होता होगा। चलो, तो क्या बोला तुमको, कितना कंपनी ऑडिट कर सकते बोलो? 20 की जो काउंटिंग है, सीलिंग लिमिट है, उसमें ये सब नहीं है काउंट। कौन? स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है, डीसी मतलब डोरमेंट, डीसी मतलब प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, या ब्रांच ऑडिट जितना करना है उतना करो, फॉरेन कंपनी का ऑडिट जितना करना है उतना करो, वो लिमिट में नहीं है, एक्सेप्शन। आगे बढ़िए भाई, तुमने क्या कर दिया, फ्रॉड, तुमको सजा हो गई। सजा को बीते हुए 10 साल नहीं हुए, सजा हुए 10 साल नहीं बोल रहा है, 10 years have not lost, नहीं नहीं सजा बीते नहीं, जिस दिन सजा हुई है वहां से 10 साल, फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन बोल रहा है ना, तो 10 साल नहीं, तुमको जिस दिन सजा हुई वहां से 10 साल बीतने चाहिए तभी तुम ऑडिटर हो सकते हो अपॉइंट। मतलब 10 years फ्रॉम डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन सजा हुई वहां से 10 साल बीत जाने चाहिए तो तुम ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो। और लास्ट पॉइंट क्या है, ये याद रखना, ये इसको याद रखना क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने का चांस है। यहां देखना तुम ध्यान से, यहां फेलो, सब्सिडरी और एसोसिएट नहीं है। ये पता नहीं इनका लूप होल बोले कि क्या बोले लॉ का, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी में प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहा है 144 वाला, किन कंपनियों में, कंपनी या उसकी सब्सिडियरी या उसके होल्डिंग में, यहाँ पे मतलब 2 कंपनियों को एग्जम्पशन है, किन को, एसोसिएट, फेलो। अभी तुम याद किया ना, ऊपर ऊपर क्या याद किया हो, CAS फेलो, यहाँ पे देखो ए और एफ नहीं है। अगर तुम किसी कंपनी में या उसके सब्सिडियरी में या उसके होल्डिंग में अगर तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहे हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कितनी बातें हैं जे तक। सेक्शन 141 का सबसेक्शन 4 क्या बोला, ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अंडर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में अगर ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया तो इवन कि वो ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है उसके बाद भी उसको ऑफिस खाली करना पड़ जाएगा, और उस वैकेंसी को बोलेंगे कैजुअल। तुम ऑडिटर अपॉइंट हुए, उसके बाद तुम डिस्क्वालीफाइड हो गए ऊपर वाले किसी पॉइंट के कारण, तो भाई ऑफिस खाली करो, क्योंकि अगर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन होगा तो तुमको ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं होना चाहिए था, मतलब उस समय तुम क्वालिफाइड थे, तुम कंपनी ज्वाइन कर लिया ऑडिटर, तुमने देखा कि भाई इस कंपनी का रोज शेयर प्राइस बढ़ रहा है, हम भी ले लेते हैं शेयर, जैसे ही तुमने लिया शेयर डिस्क्वालीफाई, होल्ड कर लिया ना तुम सिक्योरिटी, डिस्क्वालीफाई, तो फिर तुमको क्या करना पड़ जाएगा, ऑफिस वैकेट अंडर सेक्शन 141 का सबसेक्शन 4 खाली करना पड़ेगा, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी ऑफिस के अंदर। तो कितने सबसेक्शन 141 के अंदर, 1 2 3 4, 1 2 4 तो कुछ नहीं थे, पूरा मुद्दा 3 को पढ़ाने में भी हमको लगता है 1.5 क्लास लगता है शायद, 141 का सबसेक्शन 3 पढ़ाने में 1.5 क्लास लगता है, और तुमने निपटा दिया तुरंत उसको। चलो बोलो, सेक्शन 141 का सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन, पहला डिस्क्वालिफिकेशन, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन, दूसरा
ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तीसरा, पार्टनर या ऑफिसर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। चौथा, पार्टनर एम्प्लॉय। चौथा, अगर कोई पर्सन या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव इन कंपनियों में, किन कंपनियों में, कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, फेलो सब्सिडरी में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन एक एग्जम्पशन दिया, किसको, कितने तक का फेस वैल्यू, अगर 1 लाख से ज्यादा का फेस वैल्यू तो कितने दिन में सुधारना होगा, 60 दिन, नहीं तो 61वें दिन डिस्क्वालिफिकेशन। अगर ये लोग किसी कंपनी में लोन लिए हैं कितने से ज्यादा, गारंटी दिए हैं, सिक्योरिटी पर, डिस्क्वालीफाई। ई, कोई पर्सन या फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप में है उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ, उन्हीं के साथ, तो डिस्क्वालीफाई। दो एग्जम्पशन, ऑर्डिनरी आर्म लेंथ प्राइस तो कोई दिक्कत, या परमिटेड सर्विस तो भी कोई दिक्कत। एफ, रिलेटिव क्या है, या तो डायरेक्टर है या तो केएमपी। अगर रिलेटिव एम्प्लॉय है तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। आगे, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं तो ऑडिट का काम कैसे करेंगे। आगे, पार्ट टाइम काम थोड़ी ऑडिट करना। और कितना सीए का ऑडिट, कितना सीलिंग लिमिट है, उसमें कुछ कंपनियां शामिल ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप कन्विक्टेड हैं तो अभी कितने बीतने चाहिए, तो फिर आप 10 साल नहीं बीते तो क्या है, डिस्क्वालीफाई। 10 साल बीतने के बाद आगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड सर्विस दे रहे हैं 144 वाला, 3 ही कंपनी में, 3, तो क्या कर देंगे आपको। और अगर आप ऑडिटर अपॉइंट हुए और उसके बाद ऊपर वाला कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा और उसको बोलेंगे कैजुअल। यही तो था सेक्शन 141। इतना 141 को कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, तुमने देखा होगा, अगर अपना बुक देखा होगा तो, देखा क्या होगा, पढ़ा ही होगा, तो पढ़ा होगा तो तुमने देखा होगा कि कितना कॉम्प्लिकेटेड उसने बनाया। अब आ जाओ लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 143। 143 के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बाकी सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन का कवरेज है। यहां से 141 सब सेक्शन 143 से 2 बड़े क्वेश्चन का कवरेज है, पूछेगा तो वही दोनों में से कोई होगा, और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का कवरेज ऑब्जेक्टिव है। 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, जैसे सेक्शन 141 का सबसेक्शन 1, ये सब्जेक्टिव, ये पूछेगा तो ये पूरा कहानी लिखना पड़ जाएगा। देखो क्या है, पावर एंड ड्यूटीज दिया हुआ है, नहीं ये तो राइट है, राइट तो एक बार पढ़ लो, राइट नहीं पूछते, पढ़ लो एक बार तुम खुद से। राइट है कि हर समय बुक्स ऑफ अकाउंट वाउचर देख सकते हैं, सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको पूरे इंफॉर्मेशन का, उसकी सब्सिडरी एसोसिएटेड का भी एक्सेस होगा अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल देख रहे हैं तो। ये इंपॉर्टेंट था। ये तुमको कुछ याद आया क्या, ये क्या था, ये कुछ याद आ रहा है। रिजोल्यूशन पास हुआ कंपनी में यूनियनिमस, क्या बोला कि चाहे कुछ हो जाए, ऑडिटर मर जाए, लेकिन उसको क्या नहीं देंगे, इंफॉर्मेशन। क्या क्या, फिर से बोलो। रिजोल्यूशन पास किया जिसमें बोल रहे हो कि उसको प्रिक्लूड कर रहे हैं, उसको तुम बोल रहे हो कि चाहे कुछ हो जाए तुमको कोई इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, तो ऐसा रिजोल्यूशन नल एंड वाइड है। उसको सपना आएगा क्या तुम्हारे कंपनी में आके कि क्या हुआ नहीं हुआ, कि तुम ही से पूछेगा आके, तो ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता।
राइट, पढ़ लिया आपने, आपको पता है ये बात कि उनको अधिकार है सारी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन सब कुछ ले सकते हैं, उनको इंफॉर्मेशन लेने से नहीं रोका जा सकता है। इवन यूनानिमस सर्वसम्मति से रिजोल्यूशन पास करके भी रोका, ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास हुआ तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। हाँ चलिए, काम की पहली बात, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। क्वेश्चन है कि क्या इंक्वायरी क्या ऐसे 6 बातें हैं जिनकी हम इंक्वायरी करते हैं, वहां पे लिखिए, क्या लिखिएगा यहाँ पे, इंक्वायरी, क्या लिखिएगा, किन बातों की इंक्वायरी करते हैं, ये 6 बातें इंक्वायर करते हैं। इंक्वायरी को याद रखने के लिए याद रखेंगे ABCDE, क्या याद रखेंगे, ABCDE। ए का मतलब एडवांस और लोन अगर हुआ है, कंपनी ने क्या दिया है, एडवांस लोन, तो प्रॉपर सिक्योरिटी रखवाई है ना, क्योंकि अगर आप सिक्योर्ड लोन है तो अच्छी बात, और नहीं तो अगर जिसको लोन दिए वो भाग गया तो कहां से रिकवरी करेंगे। तो पहला इंक्वायरी कीजिए कि अगर कंपनी ने एडवांस और लोन किया है तो वो प्रॉपरली सिक्योर है कि नहीं। दूसरा, जो बुक एंट्रीज हुई है वो वास्तव में हुआ है ना, कोई प्रीजुडिशियल तो नहीं है जो हार्म करे, जैसे डेप्रेसिएशन, तो डेप्रेसिएशन हुआ है कि नहीं, मतलब कब असेट खरीदा गया था, कितना रेट है, तो डिप्रेसिएशन चार्ज हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि तुम बुक एंट्री दिखला रहे हो इतना डिप्रेसिएशन और वास्तव में वो असेट तो कभी बेचा जा चुका है ही नहीं कंपनी में, और तुम डिप्रेसिएशन चार्ज कर करके प्रॉफिट कम दिखला रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। तो बुक एंट्रीज जो है प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए, एडवांस लोन प्रॉपरली सिक्योर होने चाहिए। सी से, कंपनी का इन्वेस्टमेंट है बेटा, तो कंपनी ने अपने इस इन्वेस्टमेंट को जितने में खरीदा था उससे कम में तो नहीं बेच दिया। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट लेस देन कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा था उससे कम में तो नहीं बेचा। कुछ कंपनियों को एग्जाम्पशन है, बैंकिंग कंपनियां, इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं, वो ऐसा कर सकती है अपने बिजनेस में। लेकिन अगर आप कोई सामान 100 का खरीद कर उसको 70 में बेच रहे हैं तो उसकी इंक्वायरी करनी होगी ना कि क्यों आखिर कॉस्ट से कम में क्यों बेचा जा रहा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे बढ़ो। डी, लोन एडवांस तुमने दिखलाया है, तो लोन एडवांस जो है उसको तुम डिपॉजिट दिखला रहे हो, तो ये तो गलत है। तुम दिए हो लोन, दिखला रहे हो कि लोग तुमको दिए हैं डिपॉजिट, तो ये तो गलत चल रहा है भाई तुम्हारे कंपनी में। तो लोन एडवांसेस कहीं डिपॉजिट के रूप में तो नहीं है। 5वां, तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस भाई, तुम खाटू श्याम जाते हो इन्हीं ऑफिस का ये सब लेके पेट्रोल कार और पर्सनल एक्सपेंस को दिखलाते हो रेवेन्यू में खर्चा, ये तो गलत ही चल रहा है ना। आपका वो खर्चा बिजनेस का होना चाहिए, तभी तो वो पीएनएल में आएगा। तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंस पीएनएल में आएगा, ये तो गलत हो रहा है। ओहो, पीजीबीपी पढ़े हो, पीजीबीपी में एक्सपेंस में जो दिख रहा है वो किसका खर्चा होना चाहिए, तुम्हारा के बिजनेस का। तो तुम अपना जो पर्सनल एक्सपेंस चार्ज कर रहे हो रेवेन्यू में, वो गलत है कि नहीं है, वही तो बोल रहा है। आगे बढ़ो। शेयर अलॉट किया तुमने, शेयर अलॉट किस चीज के लिए किया था, अगेंस्ट। शेयर अलॉट किया तो कैश आएगा, वास्तव में कैश आया कि नहीं आया। अगर कैश नहीं आया तब तो ये क्या चल रहा है, फ्रॉड, एफ से फ्रॉड। तो ABCDEF इंक्वायरी करनी है 6 चीजों की, ये पूछ सकते हैं, ये पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और ये पूछेगा तो 5 to 6 मार्क्स के लिए होगा। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, याद होना चाहिए। क्या 6 इंक्वायरी होगी, ये आएगा तो 5 से 6 नंबर का होगा। पूरे सेक्शन 143 से 2 क्वेश्चन है जो सब्जेक्टिव है और पूछते हैं वो, बाकी पूरा ऑब्जेक्टिव है। तो 143 का सब सेक्शन 1 में इंक्वायरी होगी। सब सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, वो आपसे पूछेंगे तो इंपॉर्टेंट है। क्या 6 इंक्वायरी करते हो, मुंह खोल के बोलो एक बार। 6 इंक्वायरी। पहला, लोन एडवांस हुआ है तो वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि। दूसरा, बुक एंट्री प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए। सी, इन्वेस्टमेंट जो है वो कॉस्ट से कम में नहीं बेचना चाहिए, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट है तो बात अलग है। 4th, लोन एडवांस को क्या के रूप में नहीं दिखलाए हो, डिपॉजिट। 5वां, पर्सनल एक्सपेंस को नहीं चार्ज किए हैं, रेवेन्यू। और अगर शेयर अलॉट किए हैं फॉर कैश तो वास्तव में कैश रिसीव हुआ है कि।
नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? सेक्शन 143 का सबसेक्शन 2 बहुत आसान था। यह हर ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट में यही बात आप पढ़ते हैं पूरे ऑडिट में, ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे के अनुसार होना चाहिए, और अगर कोई आप क्वालिफिकेशन दे रहे हो एडवर्स, निगेटिव, डिस्क्लेमर, तो रीजन बताओगे ना। आगे बढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है, इसका की पॉइंट है ABCDEF IPL। रिपोर्ट ऑन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, अगर ये पूछा तो 6 मार्क्स, पूछा तो 6 मार्क्स। 2 क्वेश्चन यहां से 6 मार्क्स के सेक्शन 143 का कवरेज है। एक बार तुम खुद रीड करो, एक बार हम कहानी सुनाएंगे। रिपोर्ट ऑन प्रिंसिपल असर्शन, ये आप शायद ऑडिट में भी पढ़े हो कि क्या प्रिंसिपल असर्शन है जिस पे ऑडिटर की रिपोर्टिंग होती है। पहला प्रिंसिपल असर्शन है कि अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो एज पर एएस बने हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करके फाइनेंशियल्स बने हैं कि नहीं। पहला रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहे हैं एएस को कि नहीं। तो इसमें ए क्या रखे, एएस का, ए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ए रखे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि नहीं। दूसरा, जो कंपनी ने बुक्स रखा है वो प्रॉपर बुक्स है कि नहीं, क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं। तीसरा, ब्रांच ऑडिटर को जो अपना रिपोर्ट भेजना था कंपनी ऑडिटर को भेजा कि नहीं, और कंपनी हैव कंसिस्टेंट एंड एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपनी का कंसिस्टेंट और एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होना चाहिए। तो सी से 2 चीजें हो गई, ए से हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस को कंप्लाई करता है कि नहीं, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं, ब्रांच ऑडिटर ने कंपनी ऑडिटर को रिपोर्टिंग भेजी है कि नहीं, कंपनी जो है उसका कंसिस्टेंट और एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं। डी से, डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है अंडर सेक्शन 164। ये सब प्रश्न है। आप जब ये सब क्या पूछते हैं, आप किसी कंपनी में हम ऑडिटर हैं तो हम आपसे क्या पूछ रहे हैं इनके बारे में, प्रश्न मतलब हम क्या पूछते हैं कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंप्लाइंग विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट। मतलब ये सब हम क्या पूछ रहे हैं अपनी कंपनी में आके, आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चनर के फॉर्म में होता है। तो उसने आपसे पूछा कि भाई बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस के अनुसार है कि नहीं, तुम्हारे बुक्स प्रॉपर है कि नहीं है। तो जो अगर ब्रांच ऑडिटर है तो उसने अपना रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को भेजा है कि नहीं, कंपनी जो है उसका कंसिस्टेंट और एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है। ई, तुमने कोई एक्सप्लेनेशन मांगा था तो एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन आपने जो मांगा रिसीव हुए है कि नहीं, फाइनेंशियल्स जो है वो बुक्स के अनुसार बने हैं कि नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर। आईपीएल से आई से आईपीएफ अमाउंट ट्रांसफर हुए हैं क्या आईपीएफ में। पी, प्रोविजन बनाया है क्या मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का। और एल, क्या कोई पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट द कंपनी चल रहे हैं क्या। तो ये आपने प्रिंसिपल असर्शन में क्वेश्चन पूछा है 143 सबसेक्शन 3 के अंदर, इतने सवाल पूछे हैं आपने। तो आपसे पूछ सकता है कि रिपोर्टिंग बताइए कि फाइनेंस प्रिंसिपल असर्शन के बारे में क्या रिपोर्टिंग करना है, तो ये रिपोर्टिंग करना है एबीसीडी आईपीएल, ABCDEF IPL। इसमें से जितने पॉइंट याद रह जाए उतने ही लिखेंगे,
जितने याद रहेंगे उतने ही लिखेंगे, कहानी कहां से बनाइएगा। तो याद रखने के लिए ABCDEF IPL याद कीजिए। होता नहीं बहुत बार, पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पता चलता है कि हर क्वेश्चन का यही 4 जवाब आता है। तो इसलिए एक बार याद कीजिए 11 पॉइंट, देखिए कितने याद होते हैं। ए बी ऐसे याद करना, ABCD, ए से क्या, बी से क्या, सी तो याद रह जाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल है, अदरवाइज तो मुश्किल है। मतलब आप सोचिएगा कि इसका एक एक लाइन याद रह जाए तो मुश्किल है, उससे वो लाइन बन जाए ये आसान है। आई से क्या है, पी से प्रोविजन फॉर मटेरियल फोरसीएबल लॉसेस फॉर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एल पेंडिंग लिटिगेशन, एफ से ई एक्सप्लेनेशन या इंफॉर्मेशन मिले हैं कि नहीं, डी डिस्क्वालीफाई तो नहीं है, सी से 2 पॉइंट थे, ब्रांच ऑडिटर ने कंपनी ऑडिटर को और कंसिस्टेंट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं। ऐसे तुम याद रखोगे तो तुमको याद हो सकता है, लेकिन बाकी तो भाई मुश्किल है। तो 2 यही सबसे बड़े मतलब मेन थे, 141 का 1 और 3 सब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए? तुम बोलते तो कुछ हो नहीं, पता नहीं तुमको कितना याद। चलो बोलो तो आई से, चुप रहना, आई से बोलता नहीं है कुछ भी, बाकी सब कोई बोलता है ना, सोचता है क्या बोल रहा है, हाँ क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं इन लोग। चलो ये तो बेचारा पढ़ना ही शुरू किया है अभी, लो दिक्कत तो ये भी है, तुम रिवाइज कर रहे हो लो, ये पढ़ रहा है लो, दोनों में अंतर है। सही बोले कि गलत? अभी पेपर तो 2 पहले, बिना पढ़े और पास हो जाएगा कोई। जो सीए बना है तुक्का भिड़ंत वाला बैठा हुआ है यहाँ तुम्हारे सामने, वो तुक्का लगा के सीए बना है, बीकॉम करके नहीं आया है। वो सामने जो बैठा है वो बीकॉम नहीं है कि जिसके लिए ये बात बोला जा सकता है कि तुक्का चला होगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इतना आसान होता तो केवल भारत में 76 साल में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते। बिना पढ़े पास होना तो भाई मुश्किल है। आईसीआई आपको फाउंडेशन नहीं पास होने देगा बिना पढ़े, क्या बात करते हैं इंटर पास होने की। आप फाउंडेशन में बच्चा नहीं फेल हो रहा है, हमारा 400 बच्चा में 80 बच्चा पास हुआ है, क्या बात कर रहे हो। वो भी यही सोचा होगा कि 12th पास करके आया है और 12th में 90% लेके आया है। जब आईसीआई का एग्जाम देखा और देखा नीचे अनसक्सेसफुल, दिमाग ही हिला है कि हम तो 90% वाले हैं, फाउंडेशन कैसे नहीं पास हुए हैं। आईसीआई है वो, हर 100 में 22 ही तो पास हुआ है, और वो भी 22 कौन? जो पढ़ा था, जो क्लास में डेली दिखा था हम लोगों को, वही पास हुआ है। ऐसे होता तब तो 76 साल थोड़े ही लगता है 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में। 5 लाख बीकॉम हर साल और 6 लाख इंजीनियर बनते हैं भारत में, और 76 साल में 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्या बात कर रहे हो। बिना पढ़े कैसे हो जाएगा, बिना पढ़े कैसे हो जाएगा। वो आईसीआई है, पढ़ना तो पड़ेगा, या तो इस अटेम्प्ट में, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में, पर पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े कुछ नहीं हो। आईसीआई एग्जामिनेशन, चलो बिना पढ़े हो जाएगा। चलिए 143 का सबसेक्शन 4,
अगर आपने जो ऊपर में प्रश्न पूछा बेटा प्रिंसिपल असर्शन, अगर किसी का भी जवाब आ गया नो, क्या आ गया, क्वालिफाई कीजिए ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि प्रिंसिपल असर्शन होने चाहिए थे कि नहीं, पूरे नहीं है, तो क्वालिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया। अब हम रिपोर्टिंग चाहे जैसी दें, दे सकते हैं। आगे बढ़ो। 5, 6 और 7 क्या बोल रहा है, काग का पावर। अब तुमको याद आ रहा होगा अगर, तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट कंपनी में काग ने किया था, कितने दिन के अंदर, फ्रॉम डेट ऑफ 60 दिन के अंदर। और अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर देखे गवर्नमेंट कंपनी का तो 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ। कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, अगर ये फेल कर जाए तो फिर हमसे बात करो। जिनको ये प्रोविजन याद है सब मेरे पूछने पे, वो नहीं फेल कर सकते हैं क्योंकि वो पढ़े हैं, वो नहीं फेल करेंगे क्योंकि वो पढ़े हैं। ठीक है, कुछ बच्चों की कमजोरी होती है थ्योरी पेपर, पर इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि 40 ना आए, क्योंकि 30 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही है। तुक्का तो लगाओ जाके, कुछ निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कुछ तो कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी मत छोड़ना, सब रंगना, क्योंकि कुछ तो आएगा। ओहो छोड़ देंगे तो मन में अफसोस तो रह जाएगा, कुछ तो आएगा। लॉ पेपर को अगर हम बोलें तो जो पैटर्न एग्जाम का है उसमें फेल होना मुश्किल है। क्या है, फेल होना मुश्किल है। अब जान के कोई फेल हो रहा है तो भाई, पर अगर कोई फेल हो रहा है तो उसका अपना कर्म है, वो नहीं तो फेल होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि 40 लाना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है, 40 लाना कौन सी बड़ी बात है। हाँ, एक पेपर कमजोर हो सकता है कि मान लो तुम थ्योरी नहीं पढ़ते होगे, लेकिन प्रैक्टिकल पढ़े होगे ना जो उसको कॉम्पनसेट करे। एक ही में 40 आना चाहिए, तो बाकी में तो 80-90 के लिए सोचे होंगे ना, कुछ सब में 40 ही आ जाएगा तो फिर तो उसको एग्रीगेट शॉर्टेज बोलेंगे। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? हो रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम लॉ में 40 लाओ, लेकिन लॉ 40 का पेपर थोड़ी ही है, हम ये बोल रहे हैं। लेकिन हम ये भी दूसरा तरफ आपत्ति मुझे इस बात की है कि अगर लॉ में तुम 40 ला रहे हो तो कम से कम टैक्स में या एडवांस अकाउंट में तो 80 लाना, तब तो तुम्हारा ग्रुप निकलेगा। बात समझ रहे हो? मैडम 100 में 40 ही आता है, तब तो गए, तब तो एग्रीगेट शॉर्टेज बोलते हैं उसको। हम तुमको पढ़ाते समय एक बात बोले होंगे, अगर तुमको याद हो तो, कि लॉ ऐसा पेपर नहीं है जिसमें तुमको 40 या 60 के लिए सोचना पड़े। अगर तुमने थोड़ा भी तरीके से पढ़ा है तो 60 के लिए लॉ में नहीं सोचना होगा तुमको। याद करो मेरा वो दिन जब बोल रहे होंगे वो सब, और आज करो ये दिन। अब मैच कराओ, क्या बोले थे हम, वही सही है कि नहीं? मैचिंग कॉन्सेप्ट लगा उस दिन जब मैंने बोला था और आज जब बोल रहे हैं, तो अगर तुमने किया है तो तुमको जो जिसने भी पढ़ते समय सिलेबस लॉ पढ़ा है उसको 40 के लिए लॉ में कहीं नहीं सोचना है, ना 60 के लिए उसको पता है वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा लॉ। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। अगर आपने पढ़ा है कुछ तो हम इस पूरे फास्ट ट्रैक से 20 से 30 नंबर आपका कैसे इंक्रीज होगा इस पे हम लगे हुए हैं कि इस फास्ट ट्रैक से हम आपका 20-30 बढ़ा दें। लेकिन आ ही रहा है 0 तो 30 ही ना आएगा, 0 + 30 = 30, तो फिर हम क्या, मैं जान लीजिएगा मेरा क्या करेंगे हम। चलो अब आगे बढ़ो, हो गया 143 का सबसेक्शन 5। देखो क्या है, काग अपॉइंट करता है ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का, और बेटा उसको डायरेक्शन भी देता है कि ऑडिट कैसे करनी है। ऑडिट रिपोर्ट भी आपको याद हो तो किसको सबमिट करते हैं, काग को। 143 का सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि जिस दिन उनको ऑडिट रिपोर्ट मिला उसके बाद उस पर कमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 7 बोलता है कि काग जो है वो टेस्ट ऑडिट, टेस्ट टैक्स नहीं, टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है। सेक्शन 143 का सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट। ब्रांच देखो, इंडियन ब्रांच हो सकता है, फॉरेन ब्रांच। इंडियन ब्रांच है तो ऑडिटर कौन होगा, कंपनी ऑडिटर ही ब्रांच ऑडिटर हो सकता है बेटा, या वैसा कोई पर्सन जो क्वालिफाइड है और कंपनी ऑडिटर बनने के लिए वो ब्रांच ऑडिटर हो सकता है। अगर फॉरेन ब्रांच की बात करें तो कंपनी ऑडिटर ही चला जाए मॉरिशस, अभी भूकंप कहाँ आया है, म्यांमार, उधर जाके कर ले ऑडिट अगर ब्रांच है तो, और नहीं तो वहां का कॉम्पिटेंट पर्सन, वहां का कॉम्पिटेंट पर्सन जो एलिजिबल है वहां ऑडिट करने के लिए। ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है,
कंपनी ऑडिटर। सेक्शन 143 का सब सेक्शन 9 बहुत आसान, बोलो। ऑडिटर को ऑडिट करते समय इससे कंप्लाई करना चाहिए, और इससे कौन प्रिस्क्राइब करता है, याद करो सेक्शन 133 अकाउंट्स। CG prescribe accounting standard on the recommendation of NAFRA and ICAI as per further consultation with NAFRA। वही था ना, एस की जगह एस से लिख दो। देखो CG prescribe essay on recommendation of NAFRA and ICAI in further consultation with NAFRA, वही है ना। 10 बोलो। जब तक नए ऐसे नहीं आएंगे पुराने ही चलते रहेंगे, तो क्या, तो वही तो होगा ही, नया तुम लाओगे नहीं। अभी नाफरा ने अपना कुछ नहीं बनाया, अभी सब ICAI वाला ही चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि जब तक नया आएगा नहीं, जो पुराना ICAI वाला है वही चलेगा। पुराना क्या, जिंदगी भर ICAI को ही बनाना है, नाफरा ताफरा सब बन रहा है अकाउंटिंग। चलो, तो अनलेस न्यू एसेस कम, ओल्ड एसे विल बी एप्लीकेबल। उससे मजेदार सब सेक्शन आया है, अभी नोटिफाई ही नहीं है। बच्चे बोले बहुत बढ़िया, यही ठीक था, यही ठीक था, यही नोटिफाई नहीं हुआ है। 12 बोलो, फ्रॉड की रिपोर्टिंग रूल 13 के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, वेरी 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 ऑब्जेक्टिव फॉर इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। रूल 13 के साथ फ्रॉड की रिपोर्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बोलो, फ्रॉड अगर 1 करोड़ से कम का है, तो जिस दिन फ्रॉड का पता चला 2 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, किसको बताएं, बोर्ड को या कमिटी, ऑडिट कमिटी बनी है तो उसको, नहीं है तो बोर्ड को, बोर्ड या ऑडिट कमिटी को बताएं 2 दिन के अंदर। 3 चीजें बताएं, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रॉड। 1 करोड़ से कम का था, अब आइए मुद्दा है 1 करोड़ से ज्यादा का, संगीन मामला, 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हो गया। बोल रहा किसको बताएंगे, 2 दिन के अंदर तो बोर्ड कमेटी को बताएंगे, 2 दिन के अंदर बोर्ड या कमेटी को बताएंगे और उनसे रिप्लाई मांगेंगे। इंफॉर्मेशन को किसने किया, कितना किया, क्यों किया, कैसे किया, बोर्ड क्या कर रहा था, रिपोर्ट मांगो। सीकिंग रिप्लाई, कितने दिन के अंदर रिप्लाई आना चाहिए, आ गया तब तो जिस दिन आया वहां से 15 दिन के अंदर CG के पास पहुंच जाओ रिपोर्ट लेके, मतलब टोटल 60 दिन, दिख रहा है, CG के पास पहुंचने के लिए 60 दिन। जिस दिन पता चला वहां से 2 दिन के अंदर बोर्ड कमेटी, उससे मांगे वो 45 दिन का रिप्लाई आएगा, उसके 15 दिन, तो 60 दिन हो गया ना। ऑप्शन में अगर 60 दिखा तो 60 टिक होगा, 62 नहीं होगा। उसके बाद ही के लिए उनको पहले बताए, उसके बाद। अच्छा, वो रिप्लाई नहीं दिए, ढीठ लोग रिप्लाई ही नहीं दिए, कोई नहीं, रिपोर्ट जो था प्लस रीजन लिख के कि वो रिप्लाई नहीं किए, पहुंच जाइए CG। बोले कैसे जाते हैं CG के पास, डायरेक्ट मोदी जी के पास जाना है क्या, डायरेक्ट मोदी जी के पास जाना है क्या, सेक्रेटरी MCA के पास जाएंगे, फॉर्म लेके जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, एडीटी 4। क्या ये वाला जो फ्रॉड रिपोर्टिंग है वो कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी लगता है क्या, आंसर इज यस। कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर को भी 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड रिपोर्टिंग इसी मैनर में कराना होगा। ये बड़ा अच्छा है 143 का 13 सबसेक्शन, एक बार पढ़ के बताना, समझ में आ रहा है क्या। आपने पढ़ा है ना कि ऑडिटर को क्लाइंट के इंफॉर्मेशंस किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, एक प्रोफेशनल एथिक्स है कॉन्फिडेंशियलिटी। जब हम ऑडिट करते समय किसी कंपनी की बहुत सारी बातें हम जान जाते हैं, ये बात हमें किसी को भी, लेकिन यहां तो CG को रिपोर्ट कर रहे हैं, ये किसने बोला है, कंपनीज एक्ट ने। तो अगर कभी भी
कंफ्लिक्ट होगा बिटवीन एथिक्स एंड लॉ तो कौन जीतेगा? यही बात बोल रहे। ऑडिटर ने वायलेट किया एक प्रोफेशनल एथिक्स दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि भाई वो तो सीजी को रिपोर्टिंग कर रहा है फ्रॉड के, मतलब कॉन्फिडेंस कंपनी के अगेंस्ट में ही तो चला गया, उसकी ही बातें तो बता दिया। तो बोल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर ये लॉ का रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट का कि फ्रॉड की, बोल रहा है ना सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 रीड विथ रूल 13 में रिपोर्टिंग करनी है। चूंकि लॉ का रिक्वायरमेंट था इसलिए मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने कोई प्रोफेशनल एथिक्स जो है उसको कॉन्ट्रावेन नहीं किया। एंड इफ देयर इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल एथिक्स एंड लॉ, जीतेगा हमेशा कौन? लॉ विल प्रिवेल। यही था आपका ऑडिट एंड ऑडिटर, यही था आपका ऑडिट एंड ऑडिटर। ऑडिट एंड ऑडिटर इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तरीके से याद कर लीजिएगा तो 10 नंबर का कवरेज रखता है, तो तरीके से ही थोड़ा याद कर लीजिए। 10 मार्क्स का कवरेज है ऑडिट एंड ऑडिटर, ऑडिट एंड ऑडिटर का। अगले क्लास में अदर लॉ शुरू करेंगे। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, जीसीए, फेमा, पहले ये तीनों करेंगे। इंटरप्रिटेशन, जीसीए, फेमा। फेमा सबसे आसान है तीनों में, तो पहले ही दोनों को थोड़ा रटवाते हैं। क्या दिक्कत है? जीसीए, जीसीए से कर लेते हैं, पहले जीसीए कर लेते हैं, पहले जीसीए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जीसीए कर लेते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, फिर फेमा कर लेंगे। याद रखिएगा इन तीनों चैप्टर का कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होगा, शॉर्ट नोट्स हम कर ही नहीं पा रहे हैं उसका। शॉर्ट नोट्स में करने में पता चल रहा है कि छूट ही जा रहा है, तो उसको मुझे दिक्कत हो रही है शॉर्ट नोट्स करने में, तो इसके लिए उसको पूरा डिटेल में ही तीनों को लिखवाए हैं, जो वही नोट से पढ़ाएंगे। जीसीए, इंटरप्रिटेशन, फेमा। जो जीसीए और इंटरप्रिटेशन में तो कुछ नहीं है, हाँ फेमा में तो हर बार हर अटेम्प्ट में कुछ कुछ हो जाता है। ये तीनों पहले करेंगे, फिर करेंगे एलएलपी, और फिर सबसे लास्ट में तुमको पता है 1 2 3 4। 15 तारीख तक, 15-16 तारीख तक अदर लॉ को खत्म करने का टारगेट लेके चलते हैं कि इसमें अदर लॉ को खत्म कर लेते हैं अच्छे से इनको, उसके बाद 1 2 3 4 कर लें। चल।